अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको तीन मेजर खबरें देंगे, तीन बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक तो आपको बताएंगे कि एक बड़ी और इंतहाई अहम समाअत से 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा आज क्यों वजाहतें देते रहे। आज एक वजाहत उनकी जानिब से जारी हुई है जो मेरी नजर में गैर जरूरी थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक इंतहाई अहम दरख्वास्त, एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर, एक हसास मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, जिसके ऊपर हम भी बात करते हुए इज्तनाब करते हैं, इसे हमारी कमजोरी समझे। मगर एक दरख्वास्त दायर हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आर्मी के जो किरदार है उसके तयन के हवाले से एक आईनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। उस दरख्वास्त में क्या है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या गलतियां हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ एक और दरख्वास्त एक अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। सबसे पहले उसी की तरफ आते हैं। और जो दरख्वास्त आज अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, बुनियादी तौर पर ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा कोयटा में दर्ज था, नवा कली थाना में। और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए, जिसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो एफआईआर थी और वारंट गिरफ्तारी उनको मनसूख कर दिया था। अब उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है जो पिटिशनर हैं अब्दुल खलील काकड़ साहब, उन्होंने। और यहाँ पर जो इल्जाम है इमरान खान साहब वो ये है कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज और नफरत अंगेज तकारीर की हैं। अब इस्तदा ये की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो एफआईआर थी या फिर जो उनके वारंट थे उनको मनसूख किया गया, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हकायक और कानून के बरखिलाफ फैसला दिया है। चेयरमैन पीटीआई तहकीकात में शामिल ही नहीं हुए और इमरान खान साहब को तहकीकात में शामिल किए बगैर ही पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा दिया। इमरान खान ने मुकदमा और वारंट गिरफ्तारी को कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। और इमरान खान के ऊपर जो वो इल्जाम है वो ये है कि लाहौर जमान पार्क में उन्होंने इदारों और मुल्क के खिलाफ तकारीर की थी। बहरहाल 28 अगस्त को हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इस एफआईआर को, जो कि फ्रिवलेस थी, उसको कलअदम करार दे दिया, उसको मनसूख कर दिया। उनके जो गिरफ्तारी के वारंट्स हैं उनके खिलाफ अब वो यहाँ पर आए हैं। देखना होगा इसका क्या मुस्तकबिल होगा और क्या जस्टिस काजी फायज ईसा इसको टेक अप करेंगे। इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो हुई है आर्मी चीफ और फौज के किरदार के तयन के हवाले से एक आईनी दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आज दायर की गई है 184(3) के तहत। जो दायर करने वाले हैं वो मशहूर जमाना वकील हैं राजा इरशाद, और इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है उस दरख्वास्त के अंदर कुछ अहम पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं। उन पॉइंट्स को भी आपके सामने रखेंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर कुछ तबसरे हुए वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर राजा इरशाद साहब की बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये वही राजा इरशाद साहब हैं, क्योंकि सीनियर एएससी भी इनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, सीनियर एएससी यानी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मुझे यही तासुर मिल रहा है कि ये वही राजा इरशाद साहब हैं जो माजी में इंटेलिजेंस एजेंसियों के वकील के तौर पर मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। रेमंड डेविस केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेमंड डेविस केस में भी ये वकील थे हुकूमत के उस वक्त की। और अपेरेंटली जो डील हुई थी, जो दियत अदा की गई थी और लवाहिकीन को, वो इन्हीं के घर पर बताया जाता है कि अदा की गई थी। और बड़ा मशहूर जमाना इनका कैरेक्टर है। बहरहाल अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त के अंदर इन्होंने फरीक बनाया है वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम को, आर्मी चीफ को, वजारत कानून को और वजारत दिफा को। और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत आर्मी चीफ के मुल्की मामलात में किरदार और इख्तियारात से मुतालिक तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट आइनी हुकूमत न होने की वजह से मुल्क में क्यास और इनारकी की सूरत हाल भी डिक्लेयर करे और तमाम फ्रीकैन को मुल्क में आइनी हुकूमत यकीनी बनाने के अहकामात दे। अब अगर हम उनकी जरा सी पिटीशन के ऊपर जाएं, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने उसके ग्राउंड्स रखूं, और ग्राउंड्स में वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 184 है आइन का,
وہ اوپن اینڈڈ ہے اور اس کا جو سکوپ ہے وہ اگریڈ پرسن کے لیے انلارج کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی بجائے ہم یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے، پریئر کے اوپر آتے ہیں جو انہوں نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ in the light of the above submission, it is prayed that this honorable court may be pleased to declare that the state of Pakistan is facing chaotic conditions and there is anarchy and lawlessness due to lack of constitutional governance in the country. It is further prayed that the honorable court may be pleased to direct the respondents 1 to 5. اب 1 to 5 سے مراد یہاں پر جتنے بھی انہوں نے فریق بنائے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اس درخواست کے اندر، ان کو یہ انشور کرایا جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل گورننس جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ کریں۔ اور پھر یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the honorable court may be pleased to interpret the oath of the respondent number 3 to determine his role in the affairs of the state. یعنی آرمی چیف جو ریسپونڈنٹ نمبر 3 ہیں ان کا جو اوتھ ہے، جو حلف ہے جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے تاکہ ریاست کے جو امور ہیں ان میں ان کے کردار کا تعین ہو سکے۔ یہ جو درخواست انہوں نے دائر کی ہے راجہ محمد ارشاد سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس درخواست کے اندر جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ان تبصروں پر۔ ہمارے ایک دوست ہے اسنات ملک صاحب، انہوں نے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ جو سینئر لائر ہیں جو ماضی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو مسنگ پرسنز کیسز کے اندر ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کے کردار کے تعین کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے اور ان کے اوتھ میں تبدیلی کے حوالے سے اس پر معز جعفری صاحب ہیں جو پروگرام بھی کرتے رہے ہیں اور وکیل ہیں، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کوٹ ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دس پیٹیشن کالز دا کانسٹیٹیوشن ان اسلامک، یہ درخواست جو موصوف نے دائر کی ہے یہ آئین پاکستان کو غیر اسلامی قرار دیتی ہے اور ساتھ ہی then proceeds to pray for its enforcement، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اسی آئین جو غیر اسلامی ہے اس کو انفورس بھی کیا جائے، اس کا نفاذ کیا جائے۔ اور پھر it says the army chief has no role in governance، کہا جاتا ہے جی کہ آرمی چیف کا گورننس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور پھر عدالت سے یہ استدعا کی جاتی ہے کہ آرمی چیف کو آرڈر کیا جائے، ان کو حکم دیا جائے کہ ملک میں گورننس کو یقینی بنائیں۔ اور آخر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اٹس اے بیڈ جوک ریٹن پورلی، یہ ایک برا مذاق ہے جو بری طرح لکھا گیا ہے، اور another reason for a lawyer retirement age، کہ وکلاء کو اس ایج میں اب ریٹائر ہو جانا چاہیے، یہ انہوں نے سارکیسٹک ٹون میں جو ٹویٹ کیا ہے۔ اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہو کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ ٹیک اپ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہو گئی تو وکیل صاحب کی خیر معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج جو ہے وہ بینچ میں موجود ہوگا تو اس طرح کی پٹیشن جو بڑی پورلی ڈرافٹڈ نظر آ رہی ہے اپیرنٹلی، اس کے اوپر جج صاحب کے آبزرویشنز بھی سننے سے تعلق رکھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد آتے ہیں جو ہماری مین خبر ہے، اس کو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک وضاحت جاری کی ہے جو بیسیکلی سپریم کورٹ نے جاری کی ہے، سپریم کورٹ کے PRO نے جاری کی ہے ان کے بیہاف پر، اور یہ معاملہ ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی، ایک انتہائی اہم سماعت تھی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے محبت کی شادی پر کچھ آبزرویشنز دیے تھی، اور آج اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز بچیوں کی حوالگی کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ دوران سماعت معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی محبت کی شادی تھی۔ عدالت نے اسی محبت کے اصول کو بچیوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا کہا پیرنٹس کو، اور میڈیا میں یہ غلط رپورٹ ہوا کہ عدالت نے محبت کی شادیوں پر اعتراض اٹھایا ہے، بلکہ اس کے برعکس عدالت کی جانب سے والدین کو محبت کی طاقت کا احساس دلانے پر تنازع حل ہوا ہے۔ ہم نے جب کمرہ عدالت میں اس کیس کو سنا، اس وقت جو آبزرویشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے محبت کی شادی پر دی جو پوری سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی، وہ یہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بچیوں کے جو والد ہیں ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی پسند کی شادی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی بالکل میری لو میرج ہے، تو چیف جسٹس نے فوراً یہ کہا کہ خود لو میرج کر لیتے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں پر معاملات جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح رپورٹ ہوا۔ بہرحال چیف جسٹس کا جو یہاں پر ان کا جو مائنڈ ہے جو وہ سوچ کر یہ بات کہہ رہے تھے، انہوں نے اب بیان کر دیا ہے، تو اچھا ہے، کلیریفیکیشن سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مین خبر کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز IB نے، انٹیلیجنس بیورو نے، جو فیض آباد دھرنا ہے اس کے خلاف جو انہوں نے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کی تھی وہ واپس کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آج
24 घंटे पहले इंतहाई अहम समात से जो पेमरा है, एक और फरीक है, उनको भी नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर है कल। उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए रुजू कर लिया है और एक मुतफरक दरख्वास्त, एक CMA सिविल मिसलेनियस अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है, जिसमें यह बताया गया है कि फैजाबाद धरना फैसला के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर हैं और जो पेमरा है वो नजरसानी दरख्वास्त की पैरवी अब नहीं करना चाहता। पेमरा की मुतफरक दरख्वास्त को मंजूर किया जाए और फैसले के खिलाफ नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो वापस लेने की इजाजत दी जाए। गो के ये अब दूसरा फरीक है जिसने यू टर्न लिया है और अपने उस फैसले से जो उन्होंने इंतजामी सतह पर किया कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, अब वो रिव्यू वापस लेने का उन्होंने सोच लिया है। और इसकी बुनियादी वजह यही मालूम होती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले के खिलाफ जब ये रिव्यू फाइल हुआ था तो आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, उसी फैसले के बाद, उसी फैसले की बुनियाद पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, कम से कम मेरे माइंड में तो यही है, रेफरेंस तैयार किया गया और रेफरेंस फाइल किया गया। और जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया कि उस रेफरेंस से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो रेफरेंस वहीं से आया था और फिर डायरेक्टली फाइल हो गया। उसको पढ़ने या उसको परखने का उन्होंने ना सोचा, क्योंकि कई चीजें हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ ऐसे ही स्टेट अफेयर्स चलते हैं। बहरहाल जो हुआ उस वक्त वो यही था कि उस वक्त के जो इदारे थे वो नालां थे और वो नाराज थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले से, और फिर उन्हें यही एक रेमेडी मिली कि जस्टिस काजी फायज ईसा उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने रेफरेंस फाइल करवा दिया, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फाइट की और टेक्निकली सही जैसे भी उन्होंने वो फाइट जीत ली और उनके खिलाफ रेफरेंस क्वाश हुआ। और जब रेफरेंस क्वाश हुआ तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और अब क्योंकि एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, मगर सोचने की बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा वाज मेयरली अ जज एट दैट टाइम जब उन्होंने ये फैसला सुनाया। ना वो सीनियर जज थे, ना वो चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उस अदालती फैसले के बाद ये 3 चीफ जस्टिस रहे, मगर एक ने भी उन नजरसानी दरख्वास्तों को समात के लिए मुकर्रर नहीं किया। और अब जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केस समात के लिए मुकर्रर किया है वो यही किया है। और अब अंदाजा शायद हो चुका है इदारों को के, और शायद थिंकिंग भी बदल गई है। उस वक्त और लोग थे, अब और लोग हैं। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ जो पॉलिसीज हैं वो भी शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हो सकता है उस वक्त की जो शख्सियात थी वो जो सोच रही थी, आज की शख्सियात उनकी सोच से अक्कासी ना रखती हूँ उनकी सोच। तो इस वजह से अब दरख्वास्तें वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जब ये दरख्वास्तें दायर हुई थी तो एक ही पैटर्न पर हुई थी और कहा जाता है कि एक ही कलम से ड्राफ्ट भी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम थी। अब दरख्वास्तें वापस लेने का सीजन है। देखते हैं कल जब समात होगी सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश होंगे, क्या ISI की जानिब से जो रिव्यू पिटीशन है वो भी वापस ली जाएगी, क्योंकि उस पर भी काफी सुनने में आ रहा है कि बहस हो रही है और सोच बचार हो रही है। अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका कि आया उसको वापस लेना है, विड्रॉ करना है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो शेख रशीद साहब हैं और MQM वो भी फरीक हैं, उन्होंने भी रिव्यूज फाइल किए हुए हैं, क्योंकि PTI के हवाले से भी कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। और फैजाबाद धरना, उससे कबल जो 2014 का धरना था इमरान खान साहब का, उसका भी हवाला था और काफ़ी तल्ख बातें थी। इसके अलावा शेख रशीद साहब वो भी मदद मुआवनत करते रहे, खाने खिलाते रहे फैजाबाद धरना के शुरका को जो नागवार गुजरा जस्टिस काजी फायज ईसा को, और इसी तरह दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई। मगर देखना होगा कि अब इसके ऊपर जस्टिस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो क्या मौक़िफ़ अपनाती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कल क्या पेश होंगे, और अगर पेश होंगे तो विड्रॉ करने की बात करेंगे या फिर मौजूदा सूरत हाल को जहन में रखते हुए जो सिनेरियो है वो अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि केस तो बहरहाल अब भी मौजूद है। और हो सकता है जस्टिस काजी फायज ईसा उस रिव्यू को छोड़ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएं, और अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो हालात तो आज भी वही हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। तो क्या जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी वही रवैया अपनाएंगे जो उन्होंने 4 साल कबल 2017-2018 में अपनाया था, और उस वक्त जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, जो उस वक्त मीडिया के ऊपर कदगने थी, जो पाबंदियां थी,
جو ہراساں کیا جا رہا تھا میڈیا کے لوگوں کو، آج بھی ٹو سم ایکسٹینٹ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج آنکھیں بند کر لیں گے یا پھر ان تمام تر معاملات کو بھی ٹیک اپ کریں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب تمام تر نظریں کل کمرہ عدالت نمبر 1 پر لگی ہیں۔ سیریل نمبر 10 ہے، یعنی 9 مقدمات اس مقدمے سے پہلے سنے جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے آخری مقدمہ ہوگا فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواستوں کا، اور جو بھی ہوگا ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔